हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा कंप्यूटर भाषा ज्ञान का पार्ट नंबर 53। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। पेपर 3 में काफ़ी हेल्प हो जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इतने सारे पार्ट्स देखिएगा, उसमें शायद ही कोई मेरा वीडियो होगा जिसमें 20 से कम जैसे क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था। ठीक है, सब में जो है 20 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो तैयारी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। प्लस में प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक स्पेशल जो है प्लेलिस्ट है जिसमें आपको जो है कंप्यूटर का टॉपिक वाइज भी वीडियो मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, उसको भी आगे अपडेट किया जाएगा। अभी तो एग्जाम के लिए समय है ही। बाकी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? सीपीयू, एलयू, सीयू या फिर मेमोरी? बताइए जरा। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें। टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिलता है और बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। लेट्स गेट अप, क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और नेक्स्ट है लाइट पेन। क्या आंसर होना चाहिए? तो क्वेश्चन का आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मोशन डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट यानी कि इंटर करना है तो आपको ट्रैक बॉल का यूज करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चारों के चारों इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है ना। ट्रैक बॉल है, बारकोड रीडर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और लाइट पेन, सारा का सारा जो है इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। एमआईसी का फुल फॉर्म तो आपने देख लिया। ये जो है चेक को जो है वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है बैंकिंग में, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है? तो जो एनिमेशन होता है वह स्लाइड लेआउट टैब में नहीं होता है, ये जो होता है एनिमेशन टैब में मौजूद होता है। बाकी लिस्ट, चार्ट और टाइटल ये सब मौजूद होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य एक साथ कई उपयोक्ताओं यानी कि यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? कहने का मतलब है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक बार में बहुत सारे यूजर्स को काम करने के लिए जो है अवसर देता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे तो लिख तो दिया है कई, कई मतलब मल्टी, मेनी, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टी यूजर करने का मतलब ये है इसमें एक साथ जैसे बहुत सारे जो है यूजर्स काम कर सकते हैं। जैसे अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैं दूं तो क्या होगा? यूनिक्स हो जाएगा, लाइनक्स का आप लोग बोलते हैं वो सब हो जाएगा, उसका तो मैक ओएस है। ये सब जितना ऑपरेटिंग सिस्टम हो वह सारा जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। विंडोज जो है मल्टी यूजर के एग्जाम्पल नहीं है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, विंडोज़ के बारे में खास बात यह है, विंडोज जो है ये जो है सिंगल यूजर है और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मतलब कि एक बार मैं अगर विंडो 10 अपना, मैं आपको समझाया था पहले, याद होगा शायद आपको अगर कंटिन्यू होंगे तो, कि अगर मैं अपना कंप्यूटर में विंडो 10 डलवा लिया तो आपका में काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे तो विंडो 11 है, तो आप अगर विंडो 11 डलवा लीजिएगा तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे विंडो 11 जो है यूज करना है तो मेरा जो कंप्यूटर है उसमें विंडो 11 मुझे अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक ना, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा, यानी कि दूसरा कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। दैट इज वाई विंडो इज कंसिडर्ड एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसे बहुत सारा टास्क आप लोग कर सकते हैं, यानी कि इसको मल्टीटास्किंग बोला जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड होता है बीसीसी, बीसीसी होता है, सीसी होता है, ठीक ना। ये सब उसको एड्रेस होता है, मतलब सॉरी, एक फील्ड होता है ईमेल का, तो उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपको पहले भी डिस्कस किया था बीसीसी के बारे में। इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है। कहने का मतलब है कि 3-4 यहाँ पे कॉलम रहता है, सीसी भी होता है, बीसीसी भी होता है। तो अगर मान लेते हैं किसी को आप मेल सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे बीसीसी में अगर किसी को डाल दिया आपने, बीसीसी में किसी का ईमेल एड्रेस डाल दिया, अगर मान लेते हैं कि जो फॉर्म होता है ना 2 होता है, तो 2 में मान लेते हैं कि आप XYZ के पास जो है XYZ का ईमेल एड्रेस डाल दिया, xyz@gmail.com। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपने डाल दिया abc@gmail.com, ठीक है, कुछ डाल दिया आपने। तो जो मेल आप भेजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मेल आप भेजिएगा तो ये वाला एड्रेस जो है जिसका एड्रेस है उसके पास चला जाएगा, लेकिन 2 वाला पर्सन को ना इन्फॉर्म नहीं होगा कि जो है आप किसी को भेजे हैं, तो वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर सीसी में यही वाला एड्रेस को डालिएगा ना तो उसको पता चल जाएगा 2 वाला को कि ये मेल जो है किसी और को सेंड किया गया था। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है टास्क बार होता है, कहाँ पे होता है? तो टास्क बार कंप्यूटर का डेस्कटॉप आप लोग देखिए, नीचे वहाँ पे जो दिख रहा है एरिया उसी को टास्क बार कहा जाता है। तो स्क्रीन के बॉटम में होता है ना, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए है। कभी पूछते हैं आपको कि स्टार्ट मेनू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टार्ट मेनू देखे होंगे ना इस तरह का, तो यहाँ पे स्टार्ट मेनू होता है, तो वह जो है टास्क बार में ही मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सी एक्सेस का क्या मतलब है? तो देखिए प्रॉक्सी एक्सेस का मतलब होता है ना कि हम लोग अगर चाहते हैं कि अगर कोई अन्य जो यूजर्स हैं उसको जो है
कार्यक्रम से जो प्रबंधित करना होता है उसको जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो होता है प्रॉक्सी एक्सेस, यानी कि अगर कोई चीज़ को मैनेज आपको करना है तो उसको अगर एक्सेस आप कर पा रहे हैं तो उसको बोला जाता है प्रॉक्सी एक्सेस। हम अन्य उपयोगकर्ताओं के कार्यक्रम प्रबंधित कर सकते हैं, यानी कि उसको मैनेज कर सकते हैं, वो होता है एक्सेस करना, प्रॉक्सी एक्सेस करना। कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग करने वाले एवं इनका उपयोग नहीं करने वाले लोगों के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? इसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है, ठीक है ना। कि जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। किस प्रोग्राम का उपयोग उस सिस्टम में किया जाता है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मदद करता है? ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है ना, जैसे अगर कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है तो उसका आउटपुट को आप लोग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कहिएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करना है तो वहाँ पर लिंकर होता है, ठीक है। इसको समझिएगा कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या होता है, तो एक आउटपुट होता है कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, तो उसको अगर जो है सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करना है तो उसके लिए लिंकर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कंपाइलर और असेंबलर क्या होता है बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, बताइएगा जरा। एक कंप्यूटर डैश एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संचालित करने के तरीके को बदलने के लिए लिखा जाता है और इसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो वायरस होता है, आपको कितने बार बताया गया था कि जो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है वायरस। पहला वायरस भारत में 1996 का सी वेरिएंट था जो कि पाकिस्तान के आलवी ब्रदर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड जो है एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप है। तो ये सिंपली जो है टेक्स्ट एडिटर है, तो इसका जो है .txt इसका होता है, ठीक ना, फाइल एक्सटेंशन। एक्सेल में डैश आपको रिकॉर्ड रो जोड़ने, संपादित करने और हटाने की अनुमति देता है और केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करता है जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। उसको ना डेटा जो है मॉडल्स बोला जाता है। तो डेटा मॉडल्स क्या करता है कि कोई अगर रिकॉर्ड है, रो को, ठीक है, रिकॉर्ड को जोड़ना है, संपादित करना है यानी एडिट करना है, अगर उसको रिमूव करना है तो ये सब अनुमति जो देता है और केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करता है जो कि कुछ मानदंडों यानी कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो ये डेटा प्रारूप होता है, अंग्रेजी में इसको डेटा मॉडल्स कहा जाता है। एक अनसेव्ड वर्ड, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। एक अनसेव्ड वर्ड डॉक्यूमेंट को वापस लाने का एक तरीका डैश और अंत में एचडी फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करना है। देखिए इसे वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपने काम कर रहे हैं, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और अचानक से जो है आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी तरह से, या फिर जो है किसी तरह से वर्ड डिलीट हो जाता है। जैसे कि आप कट बटन तो दबाइएगा तो ऐसे तो बोलता है कि सेव या फिर नोट सेव, लेकिन अगर आपने डोंट सेव कर दिया तो वो फाइल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर सेव ही नहीं होगा। अगर उस तरह का काम हो जाता है तो फिर कैसे रिकवर कीजिएगा? मान लेते हैं 50-60 पेज का जो है आप वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किए थे और अचानक से जैसे खत्म हो गया सारा, ठीक है, 1 मिनट में, तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए सिस्टम भी होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट आप लोग काम किए हैं और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट तक खोले नहीं है, अगर दूसरा डॉक्यूमेंट उसके बाद खोल दीजिएगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी उसने खोला है, अभी आपने जो है उसको बंद कर दिया है फिलहाल, और उसके बाद दूसरा कोई डॉक्यूमेंट आपने उसमें खोला नहीं है, वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसको रिकवर किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट इस तरह का सुविधा देके रखा है, तो उसको ना ऑटो रिकवर कहा जाता है। उस तरह का जो फाइल बनेगा उसमें एचडी लग जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात किया जा रहा था, ऑटो रिकवर। संदेश का डिफॉल्ट फॉन्ट और आकार क्या होता है? कहने का मतलब यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि जो है आप लोग का साइज कितना है, आकार कितना है और फॉन्ट किस तरह का दिख रहा है। तो यह होता है आपका 11 होगा और बिंदु कैलिबर होता है। कहने का मतलब ना साइज उसका जो है 11 होता है, फॉन्ट साइज जो होता है 11 होता है और फॉन्ट स्टाइल जो होगा ना कैलिबर ही होगा। जाकर देख लीजिएगा, यही टाइप होता है नॉर्मली। आपको अगर चेंज करना होगा 11, 12, 15 करना होगा तो कर सकते हैं, अपने अनुसार साइज बढ़ाना होगा। और जो अगर ये भी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 11 और सी होता है, ठीक है, तो यार भैया C11 ना। चलिए, डैश एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डैश एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो मानव द्वारा या किसी प्रोग्राम से अंतःक्रियात्मक या फिर इंटर एक्टिविटी के रूप में दर्ज किए गए कमांड को समझता और क्रियान्वित करता है। कमांड इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, असेंबलर या फिर इंटरमीडिएटर, इसको ना कमांड इंटरप्रेटर कहा जाता है। क्या है कमांड इंटरप्रेटर? कमांड इंटरप्रेटर का सिंपल सा कहानी है कि जो उसको कमांड दिया जा रहा है उसको समझता है और उसके बाद जैसे उसको उस पर काम करता है। तो यही है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, कौन? कमांड इंटरप्रेटर, जो कि मानव द्वारा किसी प्रोग्राम से अंतःक्रियात्मक यानी कि इंटर एक्टिविटी रूप में दर्ज किए गए कमांड को समझता और क्रियान्वित करता है। सिंपल सा है, कोई चीज आपने इंटर किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है कमांड इंटरप्रेटर, तो इसको अंडरस्टैंड करता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो यही होता है कमांड इंटरप्रेटर, बहुत ईजी चीज है।
चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट 2010 के बारे में बात किया जा रहा है। तो एमएस वर्ड 2010 में फंक्शनल की क्या लिखा है, फंक्शन की जो है F7 उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग F7 आपको बताया था कि ग्रामर चेक के लिए किया जाता है ना, ग्रामर या स्पेलिंग चेक के लिए। तो इसका उपयोग वर्तनी जांच यानी कि स्पेल चेक और व्याकरण की जांच के लिए किया जाता है, पूरा लिखा हुआ है तो ठीक ना। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग चेक के लिए इसको किया जाता है, ध्यान रखिएगा F7 ना। एमएस एक्सेल 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है। फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं होता है, बोल्ड होता है, रेगुलर इटैलिक होता है, सुपर बोल्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सुपर बोल्ड जैसा कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, बाकी बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक आपको मिल जाएगा। मेमोरी स्टोरेज के संबंध में सही समीकरण जो है से पहचानिए, केबी, एमबी, जीबी, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा जीबी होता है। तो ये लगाइएगा कि ये लगाइएगा, तो यहाँ पे लगाना होगा सबसे छोटा, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। सबसे छोटा क्या होगा, केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी। 224 जोड़ते जाइए। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। माउस, रोम है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, सारा का सारा इनपुट डिवाइस है ना, ठीक है, रोम इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीड ओनली मेमोरी होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आप लोग रीड कीजिएगा तो पता चलेगा कि एक ये सॉफ्टवेयर है। तो आपको पहले बता चुका हूं कि नाम में सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस है सबको मैनेज करता यही है, ठीक है, और कंप्यूटर को निर्देश करता है, ठीक है, पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसको चलाने का काम यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई चीज चलेगा ही नहीं। तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करता है और कंप्यूटर पर संसाधन यानी कि रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जितना भी आप लोग समझ लीजिए शॉर्ट में कि जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस है सबको मैनेज यही करता है, एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कराता है ताकि कंप्यूटर जो है ऑपरेट कर सके। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो है कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, यहाँ तक बूट भी नहीं हो पाएगा, ऑन तक भी नहीं होगा। तो फिर से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करवाना पड़ेगा। भारत में आईटी अधिनियम किस वर्ष आया गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में डाला जा सकता है, क्योंकि ये सब जो है डिवाइसेस आप लोग देख रहे हैं वो सब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है। जैसे चलाइट है, ये सब जो है कंप्यूटर से ही डिवाइस है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड डिवाइसेस हैं। तो देखिएगा तो इसको 2000 में आया था ना भारत में आईटी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। बोला जा रहा है इंसर्ट मेन्यू ना, तालिका यानी कि टेबल को, लाइन स्पेसिंग को, आकृतियां को और या फिर जो है शीर्ष लेख यानी कि हेडर को। आंसर इसका बी हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग जो है आप लोग नहीं कर सकते हैं, बाकी टेबल ऐड करना है, शेप्स ऐड करना है, हेडर ऐड करना है, ये सब इंसर्ट मेन्यू जो है आप का यूज कर सकते हैं। तो फिर लाइन स्पेसिंग कहाँ मिलेगा, तो ये आपको होम टैब में मिलेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो लाइन स्पेसिंग होम टैब में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक्सपी है, सॉरी। आंसर इसका सी है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिए डी को पढ़िए थोड़ा सा। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री यानी कि जो कंटेंट है वो लुप्त नहीं होता है। कहने मतलब कि लाइन कट गया फिर भी जो है रैम का डेटा जो है डिलीट नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है। बाकी सारा सही यहाँ पे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और फाइलों में चल रही घटकों को यानी कंपोनेंट्स को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन करते समय जो है उन्हें एक्सेस किया जा सके, तो वह रैम होता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। तो आपको डिस्कस किया था कि प्राइमरी जो है वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है रैम, और रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सारा सही था, डी ही गलत था। डेटा लॉस्ट हो जाता है ना अगर लाइन कट गया तब, या फिर कंप्यूटर को आप लोग ऑफ कर दिए तो। भारतीय उपग्रह है जिसका नाम है कलाम सैट V2, ठीक है, कलाम सैटेलाइट जो V2 था वो पूरा वर्ल्ड का सबसे हल्का सैटेलाइट था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चंद्रयान 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा वर्ष डैश में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और अभी 2023 में चंद्रयान 3 आया है, 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है ISDN, ये इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पे। तो देखिए जो ISDN का अगर उपयोग करते हैं ना तो आप लोग ध्वनि यानी कि ऑडियो, उसके बाद वीडियो और डेटा होता है, सब जो है एक साथ जो संचरित यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। तो ISDN का एक खासियत होता है, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, याद रखिएगा। पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था, टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर या फिर टेलीविजन। तो सही आंसर इसका अगर देखिएगा यहाँ पे डेटा जो दिया हुआ है उसमें टेलीग्राफ होगा। तो टेलीग्राफ का जो है शुरुआत किया गया था 1850 में,
ठीक है, आपको पता होगा। और फिर न्यूज में भी आया था कि 2013 में इसको बंद किया गया था, याद आ रहा है। तो 163 साल उस समय न्यूज बोला गया था, ऐड कर लीजिए 163, इतना ही आ जाएगा। तो 2013 में इसको बंद किया गया था। इसको भारत में शुरू किया गया था पर्ल हार्बर और कोलकाता के बीच से, सॉरी डायमंड हार्बर और कोलकाता था। अगर टेलीफोन का आविष्कार आप लोग देखिएगा तो इसका आविष्कार लगभग 1876 था, डेट देखिए। कंप्यूटर का आविष्कार देखिए बहुत पहले शुरू हो रहा था, 1833 से शुरू हुआ और 1833 से लगभग 71 तक चला गया था, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार जो है से बाद में हुआ, बहुत बाद में 1927 में। तो सर डेटा देखिए तो सबसे पुराना आपको टेलीग्राफ ही आएगा। और पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस था, ध्यान रखिएगा। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से सेवाएं क्या हैं? तो ये सब ना जो है से ई सेवाएं कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ये सब कहा जाता है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो BIOS का मतलब क्या होता है? तो BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये एक फॉर्म वीवर का एग्जाम्पल है। तो आज को क्यूज में भी डाला गया था, आपको अटेम्प्ट किए होंगे, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया था। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? कहने का मतलब टेलीफोन नेटवर्क समझ रहे हैं ना। टेलीफोन नेटवर्क के तार जो देखे होंगे, उस पर अगर डेटा को संचालन करना है, ट्रांसमिट करना है डेटा को, तो उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का यूज किया जाता है, जिसको शॉर्ट में DSL कहा जाता है। स्क्रीन या मॉनिटर क्या होता है? तो स्क्रीन या मॉनिटर जो होता है उसको डिस्प्ले डिवाइसेस के अंतर्गत आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले करने का काम करता है स्क्रीन या फिर मॉनिटर, ठीक है। चलिए, स्क्रीन जो होता है उसको वीडियो भी बोला जाता है ना, वीडियो डिस्प्ले यूनिट ना, ध्यान रखिएगा। वीडियो या फिर विजुअल बोला जाता है, विजुअल या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो सारा काम जो होता है सब ब्रेन का होता है, CPU का काम होता है, ठीक है, कि मेमोरी को और इनपुट और आउटपुट सबको जो है मैनेज करने का काम। CPU यानी कि तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल सारा का सारा है ना, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है। जॉयस्टिक ध्यान रखिएगा गेम प्ले में यूज किया जाता है। तो आज क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, PDF रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।